हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस। और आज की क्लास जो रहेगी हमारी वो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की रहेगी, जिसमें टॉपिक रहेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो आप सभी जुड़े रहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, हम सभी अभी जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, शायद आप लोग जानते होंगे कि 1 डिग्री, वेरिएबल कितने भी हों लेकिन डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए, 1। तो जितनी भी 1 डिग्री में इक्वेशंस कहलाती हैं विद वेरिएबल्स, वो हमारी लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। जैसे बाय एग्जांपल में क्या है हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ पे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 को मान लेते हैं कांस्टेंट है। अगली a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अगली ले लेते हैं a3x प्लस b3y इक्वल टू c3। ठीक है, तो ये सभी हमारी क्या कहलाती हैं, लीनियर इक्वेशंस कहलाती है जी। मैनी और लीनियर इक्वेशंस हो सकती है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इस लीनियर इक्वेशंस को हमको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके जाना है। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर जाना है, फिर उससे हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्यूशन आएंगे उसके, वो अभी हम सभी डिस्कस करेंगे उस चीज पे। तो देखिए जैसे हमने मान लिया यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिखी हैं, लेकिन हम जनरल लेके चलेंगे m इक्वेशंस। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई m इक्वेशंस हैं और जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स या कह सकते हैं नंबर ऑफ अननोन्स हमारे n है। ठीक, जैसे यहाँ हमने लिखा 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, ये 3 है तो यानी कि m इक्वल टू 3 है, और नंबर ऑफ अननोन्स यानी कि हमारे पास कितने हैं, 2 है, x और y 2 है यहाँ पे। तो हम जनरल वे में अगर लिखेंगे तो दिस टाइप की क्वेश्चन लिखी जाएगी, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स गिवन समथिंग a11x1 प्लस a12x2 प्लस समथिंग इक्वल टू b1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये कोई हमारी m इक्वेशंस हैं जिसमें n अननोन्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी सभी क्या कहलाएंगी, लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी जहां a और b हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, a और b हमारे कांस्टेंट होंगे, और x y हमारे क्या होंगे, सॉरी y नहीं लिया इसमें, x1 x2 x3 समथिंग, ये हमारे क्या कहलाएंगे, अननोन्स कहलाएंगे या वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है, इट्स क्लियर है, देख सकते हैं हम लोग। All the a's and b's in the above are constants and x1, x2, xn are the n unknowns to be determined. This फिर हम क्या करेंगे, इनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कराएंगे। a x इक्वल टू b, यानी कि जो हमारे कोफिशिएंट होंगे a, उनको इन मैट्रिक्स a बोलेंगे, और जो हमारे वेरिएबल्स होंगे या अननोन्स होंगे x1, x2, x3, इनको हम मैट्रिक्स ऑफ x बोलेंगे, एंड जो हमारे कोफिशिएंट होंगे b1, b2, b3 सो ऑन, इनको हम मैट्रिक्स ऑफ b बोलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं हम द अबव इक्वेशंस कैन रिटन बी इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। अब देखिए जो हमारे पास एक कांस्टेंट है, समथिंग जो कांस्टेंट है, इनकी मैट्रिक्स हम a बना लेते हैं। दिख रखा होगा आप, ये मैट्रिक्स हमारी a बन जाएगी कोफिशिएंट की सभी, और जो हमारे पास वेरिएबल है या अननोन्स है x, x2, xn तक, ये हमारी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स x कहलाएगी, इसको मैट्रिक्स x बोलेंगे, और जो हमारे पास कांस्टेंट है इसको मैट्रिक्स हम b बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए हम जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमको ax इक्वल टू b मिलता है। क्या मिलता है, ax इक्वल टू b, तब हमको ax इक्वल टू b मिलता है। ठीक है, तब हमको ax इक्वल टू b मिलता है। ठीक है,
अब देखिए, तो ये कंडीशंस हमारी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करके इन मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाती है। ठीक, ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर ए हमारे क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं अब लीनियर इक्वेशंस के, एंड एक्स हमारे क्या होते हैं, अननोन्स होता है, एंड बी क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म होती है। तो जो भी हमको कितनी भी लीनियर इक्वेशन, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 दे रखा है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हमको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास A1 B1, A2 B2, A3 B3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक्स में वेरिएबल कितने हमारे पास, 2 हैं सिर्फ, एक्स और वाई, तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे। और कांस्टेंट क्या बैठा है हमारे पास, C1 C2 बैठे हैं, C1 C2 और C3। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन कौन बन गई, ये बन गया, ये एक्स बन गया और ये बी बन गया। तो हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस को आसानी से ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जब लिख सकते हैं तो इनका हम सॉल्यूशन करेंगे। अब इनके सॉल्यूशन की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर उनके सॉल्यूशंस देखेंगे अलग अलग क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन होती है हमारी वो क्या होती है, वो होती है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, और दूसरी जो कंडीशंस होती है वो होती है होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो नॉन जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ए दे रखी है, ए कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ए दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, बी जो कि बी की जो बी एलिमेंट है, बी ये भी उनमें इंगेज या सैंडविच मतलब उनमें ऐड कर देते हैं, तो हमको वहां पे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी मिलती है। ठीक है, जब ए बी मैट्रिक्स मिलती है फिर उसकी रैंक निकालते हैं, रैंक निकालने के बाद मैट्रिक्स एक ही रैंक निकालते हैं, देखते हैं कि उन दोनों में रैंक में क्या संबंध है, जो भी संबंध आता है हमारे लिए फिर उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैट्रिक्स आर्गुमेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं, कैसे लिखेंगे इसके लिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। देखिए, here is m cross n matrix and x is n cross 1 matrix, so that ax is conformable for multiplication and ax is m cross 1 matrix and b is also m cross 1 matrix। ठीक है, ये बात आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे कि कोई भी मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसका n क्या होगा, n का आर्डर क्या होगा, जितने अननोन्स हैं वो, अब कॉलम क्या होगा, उसका 1 कॉलम रहेगा, इसलिए उसका आर्डर क्या होगा, n क्रॉस 1 होगा। ठीक है, n क्रॉस 1 होगा। तो जो हमारे पास कोएफिशिएंट थे उसके लिए हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ए मैट्रिक्स, इसको ए मैट्रिक्स बोलते हैं जो कोएफिशिएंट आते हैं, और इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस लाइन को नोट कर लेना, जो भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन में कोएफिशिएंट दे रखे होते हैं उसके लिए हम एक मैट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स ये मानते हैं, तो उसके लिए हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं आप लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अगली अब बात करते हैं इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। तो देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, ये तो मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हम बी मैट्रिक्स मतलब जो बी एलिमेंट थे हमारे कांस्टेंट मैट्रिक्स, उसको और उसके एलिमेंट को और इसमें फिट कर देते हैं। ठीक है, उन दोनों एलिमेंट मिला के जो हमको इक्वेशन मिलती है वो हमारी ऑगमेंटेड
मैट्रिक्स कहलाती है। अब जैसे ये हमारे पास दे रखा है, तो ये हमारा जो ऑलरेडी दे रखा है ये यही है, ठीक है। बी को और सैंडविच कर दिया, जो B1 B2 B3 Bn तक जो कांस्टेंट है हमारे, उन सभी को मिला दिया, उन सभी को मिला दिया, तो जो हमको इक्वेशन मिलती है उन सभी मिला के, तो वो हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। इट्स क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग। आप देखिए, आप टाइप n क्रॉस n+1 इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। इसको अभी आगे पढ़ेंगे, एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे, फिर और अच्छे से क्लियर आएगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, फिर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले की बात करें, अब देखिए कंसिस्टेंसी की बात करेंगे कि किस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, किस इक्वेशन में सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि लीनियर इक्वेशन के लिए हम 2 टाइप से सॉल्व करते हैं, एक नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन और एक होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस की, कि उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, कब इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं, कब इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं, कब उनके सॉल्यूशन यूनिक होते हैं, कब उनके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होते हैं, कब उनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। दोनों पे हम अच्छे से बात करेंगे अभी। तो देखिए सर, अब सबसे पहले हम क्या करें, एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, ये हमारी इक्वेशंस कैसी होंगी, हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस की। सर सबसे पहले नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे हम, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे हम, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। नॉन होमोजीनियस क्या है, अब हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती क्या है। अगर कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और उसके अगर इक्वल में कांस्टेंट जो भी होंगे वो हमारे अगर नॉन जीरो आ रहे हैं, तो उन्हें हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। अगर उनके कांस्टेंट जीरो आ रहा है तो वो हमारी होमोजेनियस इक्वेशंस कहलाती है। जैसे ax = b, ठीक है, जहां b ≠ 0 होना चाहिए, तब ये हमको क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। तब हम इन्हें बोलते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, ठीक है। आप अच्छे से समझते रहिए। अगर इस कंडीशन को लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो ऐसी इक्वेशंस हमारी नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। ax = b, और b जहां क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस हमारी नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी क्या होती है, चलिए अच्छा पहले इसका एग्जांपल भी दे दे रहे हैं हम आपके लिए। मान लीजिए 2x + 5y = 6, 5x + 3y = 7। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हमारी कहलाती हैं ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी दोनों जो है नॉन होमो, क्योंकि इनके बराबर में जो बैठा है कांस्टेंट वो नॉन जीरो एलिमेंट है। सच टाइप इक्वेशन इज नोन एज नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। इट्स क्लियर, ठीक है, समझ रहे होंगे आप अच्छे से। तो हमने अभी नॉन होमोजेनियस के बारे में सीख लिया कि क्या होती है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अब हम बात करेंगे कि जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं ये कब कंसिस्टेंट होती हैं, कब इनकंसिस्टेंट होती हैं, और क्या इनके सॉल्यूशन रहेंगे। तो देखिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, उनको हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कंडीशन रहेगी। तो हमारा देखिए पहला पॉइंट क्या है,
कि रैंक ए और रैंक ए बी, और ये भी क्या है हमारे पास आर्गुमेंट मैट्रिक्स है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि अगर रैंक ए नॉट इक्वल टू ऑफ रैंक ए बी, मतलब अगर रैंक ए बी और रैंक ए आपस में अगर इक्वल नहीं है तो जो हमारी नॉन होमोजेनियस क्या नाम इक्वेशन कहलाएगी वो इनकंजिस्टेंट फॉर्म में कहलाएगी। किसमें कहलाएगी? इनकंजिस्टेंट फॉर्म में कहलाएगी, ठीक है। और इनकंजिस्टेंट जो फॉर्म आएगी उसमें जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इनकंजिस्टेंट का मतलब होता है कि जो भी इक्वेशन दे रखी होती हैं उनका हल हम नहीं निकाल सकते। जब हल नहीं निकाल सकते हैं तो उनमें सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, इफ रैंक ए इज लेस देन रैंक ए बी या नॉट इक्वल टू, हमने दोनों साइन लगा दिए यहाँ पे, नॉट इक्वल टू भी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, और या लेस देन है, तो हम सबसे अच्छी जो टेक्निक है वो नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसकी आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाई हमने, ठीक है, तो उनकी दोनों की अगर रैंक आपस में बराबर नहीं है तो वह इक्वेशन हमारी इनकंजिस्टेंट फॉर्म में कहलाएगी और नो सॉल्यूशन होगा उसमें, ठीक है। तो ये याद रखना। देन द इक्वेशंस ax इक्वल टू बी आर इनकंजिस्टेंट, इस चीज को याद रखना है। इनकंजिस्टेंट कब? जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, यानी कि ए बी क्या हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, अभी बताया था आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ए मैट्रिक्स को और बी को भी हम सैंडविच कर लेते हैं, मतलब आपस में मिला लेते हैं, तब हमको जो मैट्रिक्स मिलती है वो हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ए बी कहलाती है। उसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, तो समझ गए। इनकंजिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन, अगर कोई भी इक्वेशन है हमारी इनकंजिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा, उसको हम हल नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स क्लियर, पहला पॉइंट आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए नोट 2, दूसरी की बात करते हैं, ठीक है। अब दूसरी की बात क्या करते हैं, जब हमारे पास मैट्रिक्स ए है और उसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए भी है, अगर उन दोनों की रैंक अगर आपस में बराबर आ जाए, उन दोनों की रैंक जो होगी वो अगर आपस में बराबर आ जाए और नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब जितने भी वेरिएबल होंगे, जैसे x1 x2 x3 कितने भी हो सकते हैं, या x y z कुछ भी, जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो रैंक उसके बराबर भी हो, तो जो हमारी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, या जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो हमारी कंजिस्टेंट कहलाती हैं, और उनमें जो सॉल्यूशन मिलते हैं उन सॉल्यूशन के लिए हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स अद्वितीय, सबका अपना अपना एक हल होगा, डिफरेंट नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक मीन्स फिक्स, एक ही सॉल्यूशन होगा, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। देखिए, इफ रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी, मतलब रैंक ए और रैंक ए बी दोनों आपस में अगर बराबर आ जाए, एक कंडीशन और दैट इज क्या, उसके अलावा आर इक्वल टू एन, यानी कि आर यहाँ क्या रैंक है और एन क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर नंबर ऑफ रैंक्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे अगर आपस में बराबर आ जाएं, पहली कंडीशन क्या? रैंक भी हमारी बराबर आनी चाहिए, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स दोनों की जब रैंक हमारी आपस में बराबर आएगी और वह रैंक हमारे नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाए, तो जो हमारी इक्वेशंस होंगी वो कंजिस्टेंट फॉर्म में होंगी और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। यूनिक सॉल्यूशन आर इक्वल टू एन, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड कंजिस्टेंट। एंड इक्वेशन ax इक्वल टू b आर कंजिस्टेंट। ठीक है, अगर रैंक दोनों की बराबर आ रही है और नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ रही है, तो जो हमारी इक्वेशंस होंगी वो कंजिस्टेंट कहलाएंगी और जो सॉल्यूशन होगा
वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, देख लीजिए बड़े अच्छे से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पकड़िए अच्छे से, कॉन्सेप्ट को सीखिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो आप चुटकियों में निकाल डालेंगे लीनियर इक्वेशन के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए अब जो तीसरा पॉइंट है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी तो होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है और जो आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनेगी हमारी, उन दोनों की रैंक तो आपस में होनी चाहिए, मगर वह रैंक हमारी जो रैंक का मान आएगा वो हमारा नंबर ऑफ अननोन से कम होना चाहिए। नंबर ऑफ अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होना चाहिए। अगर रैंक हमारे दोनों की आपस में बराबर है और वह नंबर ऑफ अननोन से कम है तो जो हमारी इक्वेशंस होंगी वो तो कंसिस्टेंट होंगी, यानी कि उनका सॉल्यूशन तो होगा, मगर जो सॉल्यूशन होगा उनका वो सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइटी होगा। वो सॉल्यूशन हमारा क्या मिलेगा? इनफाइनाइटी मिलेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना अच्छे से। देखिए इफ रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी इज लेस देन एन, यानी कि एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, यानी कि रैंक आपस में बराबर है और जो रैंक निकल के आई वो हमारी नंबर ऑफ अननोन से अगर कम आ रही है तो जो हमारी इक्वेशंस हैं वो तो कंसिस्टेंट होंगी होंगी, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटी मैनी ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि दोनों की रैंक आपस में बराबर आनी चाहिए और जो भी रैंक निकल के आएगी वो नंबर ऑफ अननोन से कम आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशंस होंगी हमारी वो तो कंसिस्टेंट होंगी, बट जो सॉल्यूशन होंगे हमारे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, इट्स क्लियर है। चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन की। होमोजीनियस इक्वेशन की हम बात करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है? अभी हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात करी थी। क्या बात करी थी? कि ए एक्स इक्वल टू बी वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। अब होमोजीनियस की बात करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होंगी? जहां ए एक्स इक्वल टू होगा बी, बट बी क्या होगा? बी के एलिमेंट हमारे ऑल 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बी के एलिमेंट ऑल हमारे 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, एग्जाम्पल से मान लीजिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। हम वेरिएबल 2 ही ले रहे हैं, हम जितने भी चाहें उतने ले सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, एन वेरिएबल ले सकते हैं हम। ठीक है, अगली क्वेश्चन ले रहे हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इनके जो कोफिशिएंट में है वो 0 0 बैठा है। जब 0 0 बैठा है, जब इसको हम ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा बेटा ए एक्स इक्वल टू बी, ये तो ही मिलेगा वेयर बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर बी इक्वल टू अगर 0 है, बी इक्वल टू अगर 0 है, यानी कि जो बी मैट्रिक्स होगी हमारी उसके एलिमेंट क्या होंगे? 0 एलिमेंट होंगे। जब 0 एलिमेंट होंगे तो यानी कि ए एक्स इक्वल टू 0 अगर हमको मिल जा रहा है तो ए एक्स इक्वल टू 0 जो इक्वेशन हमारी कहलाएगी वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, इट्स क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से देखें, समझ में आएगा। तो यहां आप लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे? देखिए ए एक्स इक्वल टू 0, this form is known as, this form
इज नोन एज दिस फॉर्म या दिस इक्वेशंस इज नोन एज होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ए एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो ऐसी इक्वेशंस होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए दे रखा है यहाँ पे डिफिनीशन पे, इस पे जाएंगे, थोड़ा सा देख लेंगे डिफिनीशन को। बाकी हमने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही समझा दिया, फिर भी बाय लैंग्वेज देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू बी हैविंग m linear equations in n unknowns is called the system of homogeneous linear equations। homogeneous linear equations कब कहलाएंगे? if b इक्वल टू 0, जो चीज बताई, यानी कि b इक्वल टू 0। अगर कोई मैट्रिक्स x इक्वल टू बी की फॉर्म में है तो वहां b क्या होना चाहिए? हमारा 0 आना चाहिए। जब b 0 आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि जो इक्वेशंस हमारे पास दे रखी हैं वो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। ठीक है, क्लियर? तो यानी कि जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होगी वो क्या होगी? ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और थ्योरी दे रखी है, उस थ्योरी को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दे रखा है हमारा कि अगर कोई भी हमारी होमोजीनियस इक्वेशंस है, ठीक है, तो उसमें हमारे 2 टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे। और ध्यान रखना एक चीज कि एवरी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। मतलब होमोजीनियस अगर इक्वेशंस है तो वो हमेशा कंसिस्टेंट होगी, यानी कि हमेशा उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं हमेशा उसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हल करेंगे तो कोई ना कोई उसका मान या कोई ना कोई उसकी वैल्यू जरूर आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट ही होती है, ना कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हमेशा होमोजेनियस इक्वेशन जो होती है हमारी वो कंसिस्टेंट होती है। तो बातें समझ गए आप लोग, हमेशा कंसिस्टेंट होती है। जब कंसिस्टेंट होगी तो कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा उस चीज पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, उस चीज पे भी हम बात करें। अब देखिए होमोजेनियस इक्वेशन में 2 सॉल्यूशंस होते हैं। एक सॉल्यूशन होता है हमारा ट्राइवियल सॉल्यूशन, दूसरा जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा होता है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। अब देखिए ट्राइवियल सॉल्यूशन कब मिलता है और क्या होता है, और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन कब मिलता है और क्या होता है। देखिए ट्राइवियल सॉल्यूशन जो होता है हमारा उसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, और जो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है उसके लिए हम इनफाइनाइटी सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब ये दोनों सॉल्यूशन हमको मिलते कब हैं, किस कंडीशन पे मिलते हैं कि ये यूनिक है या ये हमारा नॉन ट्राइवियल है या ट्राइवियल है। तो हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए मान लीजिए हैं, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी हमारी इक्वेशन से, वो मैट्रिक्स ए कंसीडर करेंगे। तो मान लेते हैं कि मैट्रिक्स जो ए है अगर उसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के अगर इक्वल आ रही है तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है हमारी पास या जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होंगी, और उनका सॉल्यूशन जो होगा हमारा ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। वहीं दूसरी अगर बात करें हम नॉन ट्राइवियल की, तो वहां पे क्या होना चाहिए कि जो रैंक है उसका जो मान होना चाहिए वो इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होना चाहिए। यानी कि जो नॉन ट्राइवियल के लिए कंडीशन होगी उसमें क्या होगा, जो रैंक की वैल्यू आएगी वो हमारे पास जितने भी अननोन्स दे रखे होंगे उनसे छोटा होना चाहिए, उनसे कम होनी चाहिए उसकी संख्या, किसकी, रैंक की संख्या अगर कम होगी तो ऐसी संख्या मतलब ये कंडीशंस हमारी नॉन ट्राइवियल कहलाती है, और जो सॉल्यूशन हमको मिलेंगे वो हमारे पास इनफाइनाइटी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे आप लोग। तो वही चीज यहाँ बताई गई है ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको नोट करके लिखा दे रहे हैं, अच्छे से हम देखेंगे।
है कि कब सॉल्यूशंस का ट्रायवियल होता है, कब नॉन ट्रायवियल होता है। ठीक है, देख लें आप लोग अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे नोट करके लिख लें आप लोग। नोट एवरी, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि एवरी होमोजेनियस इक्वेशंस आर ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। ठीक है, हमेशा कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो आप लिख देंगे एवरी होमोजेनियस linear equations are consistent। क्या होंगे? कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर होमोजेनियस की बात करेंगे तो हमेशा वो इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रायवियल सॉल्यूशन कब होगा और नॉन ट्रायवियल सॉल्यूशन कब होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नोट दूसरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम इन थ्योरी में ना लिखें, सिंबॉलिकली लिखेंगे। ठीक है, सिंबॉलिकली लिखेंगे तो क्या करेंगे, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू, हम चाहे तो नंबर ऑफ अननोन्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने n लिए हैं तो इन जनरल फॉर्म में बात करेंगे तो 1 लिख देंगे। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, n हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ रही है या इक्वल आ रही है तो उस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस आएंगे वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू n देन द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू 0, यानी कि यही फॉर्म बनेगी। इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू 0 आर कंसिस्टेंट, and have unique solution, या इसको हम बोल सकते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? ट्राइवियल। ठीक है, बात समझ में आई? समझ गए होंगे आप लोग कि ट्राइवियल सॉल्यूशन हमारा कब होगा? जब किसी भी मैट्रिक्स की जो लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसका मान नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड वेरिएबल जो भी होंगे हमारे, जितने भी होंगे, उसके अगर बराबर आ रही तो वह इक्वेशन जो हमारी कंसिस्टेंट होगी, बट उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब पॉइंट 2 की बात 3 की बात करते हैं। अगला पॉइंट भी देख ले रहे हैं। अब इसमें क्या है, मान लेते हैं इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन n क्या हो जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ अननोन मीन्स वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड कितनी है हमारे पास, इस टाइप के। तो अगर रैंक हमारी नंबर ऑफ अननोन से कम आ रही है, अब हम n को नहीं बताएंगे क्या है, n हमारा अननोन है। ठीक है, then the equation ax equal to 0 is consistent
कभी क्वेश्चन हमारी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इसको हम बोल देंगे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर लिख दे रहे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। इट्स क्लियर, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, अगर वो नंबर ऑफ अननोन से रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से कम आ रही है, तो वह जो क्वेश्चंस होंगी, लीनियर क्वेश्चंस, जो उनके सॉल्यूशन आएंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इट्स क्लियर है। और कंसिस्टेंट तो होंगी हमारे पास, कंसिस्टेंट तो है ही, एवरी होमोजेनियस इक्वेशन हमारी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, जिसके सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। ठीक है, तो इट्स क्लियर है, समझ गए होंगे। उसी चीज को इन्होंने इस थ्योरी में लिखा है। हालांकि अपने लोगों को बस इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, इन्हें याद कर लो, बिल्कुल चुटकियों में निकाल डालोगे। ठीक है, दोनों चीजें कि कब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं हमारी होमोजीनियस की, और इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो दो सॉल्यूशन होते हैं, ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा और आप लोग देख भी रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब क्वेश्चंस को करेंगे हम तब हमको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जब क्वेश्चन को करेंगे हम तो हम समझ में और अच्छे से आएगा कि क्या करना था, कैसे सॉल्व करना था इन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, दिख रहा होगा शायद क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नहीं दिख रहा है, चलिए आप फर्दर इसके लिए अब दिख रहा होगा। अब आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि सॉल्व कंप्लीटली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब देखिए हमारे पास कितनी इक्वेशन दे रखी हैं, तीन लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं या नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, दिख रहा है हमारे लिए 4, कितने हैं 4। क्या क्या है हमारे पास, W है, X है, Y और Z है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे क्या ये हमारी होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो हमने बताया था अगर AX = 0 है तो होमोजीनियस है, और A = 0 नहीं है, यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है 0 को छोड़कर, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ देखिए आपको लग रहा है क्या मिल रहा है, यहाँ कांस्टेंट में बराबर में क्या बैठा है, 0 बैठा है। ये क्या बैठा है, 0 बैठा है। तो 0 बैठा है यानी कि ये क्या इक्वेशन हमारी कहलाएंगे, होमोजीनियस। यानी कि एक इक्वेशन क्या है, AX = 0 फॉर्म है इसकी। ठीक है, AX = 0 फॉर्म है, क्या है इसकी, AX = 0 फॉर्म। ठीक है, AX = 0 फॉर्म क्या कहलाती है हमारी, होमोजीनियस कहलाती है, क्योंकि ए में हमारे क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएंगे, और एक्स में क्या हो जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ अननोन्स या वेरिएबल्स हो जाएंगे, और जो बी के मैट्रिक्स है वो हमारी क्या सभी 0 0 मैट्रिक्स बनेगी, जाके नल मैट्रिक्स बनेगी। तो यानी कि बी का जो मान होगा वो क्या होगा, 0। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। और होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका भी हमने बताया था। क्या बताया था कि जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उसकी रैंक निकालो, उसकी अगर नंबर ऑफ अननोन से कम आ रही है, नंबर ऑफ अननोन से कम आ रही है या ज्यादा आ रही है या इक्वल आ रही है, ठीक है, तब कंडीशंस देखेंगे कि ट्राइवियल होगा सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल होगा। तो देखिए बहुत जल्दी, तो पहले क्या करेंगे हम इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स
ए इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट लिख लेंगे हमारे पास 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा और माइनस का 1 होगा। अगला क्या होगा, 4 होगा, माइनस का 6 होगा, माइनस का 2 होगा और प्लस का 2 होगा। अगला क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसकी रैंक निकालनी है। क्या करना है, इसकी रैंक निकालनी है और रैंक निकालना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप रैंक के कॉन्सेप्ट को पढ़े, एक हमने लेक्चर बनाया है रैंक के ऊपर, उसको आप अच्छे से देख लें। ठीक है, तो देखिए रैंक निकालने के लिए क्या है, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे और ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, हमारा जो मेन टारगेट होता है कि जो हमारे एलिमेंट हैं इनको 0 0 करना होता है, या कह सकते हैं लाइक एज इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म है मैट्रिक्स, रैंक का मैट्रिक्स में, तो उसी में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ऑपरेशन लगा देंगे, रिप्लेसिंग कर देंगे। रिप्लेसिंग किसको, पहले R2 और R3 दोनों करेंगे तो R2 के लिए कर लेंगे, तो R2 हमारे पास क्या हो जाएगा, R2। अब इसको 0 बनाना है तो यानी कि क्या करना है, माइनस का 2R1 कर देंगे। ठीक है, R3 के लिए इसी प्रकार कर लेंगे। तो देखिए R3 के लिए हम क्या करेंगे, R3 और यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे, यानी कि R3 प्लस का 3R1। ठीक है, जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हम कुछ मैट्रिक्स मिलेगी नए फॉर्म में, तो उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगी हमारे पास, उसको हम लिख लेंगे। ऑपरेशन लगाएंगे तो पहली रो तुम्हारी सेम रहेगी, 2 3 माइनस का 1 माइनस का 1। दूसरी में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि R2 माइनस 2R1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 6 है और 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, और क्या करेंगे, घटाएंगे तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये माइनस का 2 है, इसको घटाएंगे तो प्लस का 2, यानी कि ये 0 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ बात करेंगे 2 और उसको घटाएंगे तो प्लस का ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड रो में करेंगे तो ये 0 बन जाएगा हमारे पास थर्ड रो में। अब यहाँ बात करेंगे तीसरे के लिए तो R3 के लिए R3 प्लस 3R1, 12 और 3 3 9, यानी कि 21 21 हो जाएगा। और इसके लिए बात करेंगे 3 और 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 3, यानी कि 0 हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बात करेंगे माइनस का 4 और जोड़ेंगे माइनस का 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब देखिए अगले, अब फिर से ऑपरेशन लगा दो। ठीक है, अभी 0 नहीं हुई हमारे पास, जब तक हमारे पास ये भी डायगोनल या ये एलिमेंट 0 नहीं मिल जाएंगे तब तक करते रहेंगे। तो देखिए फिर से ऑपरेशन क्या लगाएंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लगा देंगे। R2 के लिए हम माइनस का 1/4 R2 से रिप्लेस कर देंगे और R3 के लिए 1/7 R3 कर देंगे। ठीक है, ये ऑपरेशन लगा दिया हमने। इस ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए इसके बाद देखो पहली तो रो हमारी वैसी रहेगी 2 3 माइनस का 1 माइनस का 1। दूसरी में क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। और जब 4 से भाग करेंगे किससे, -1/4 से, तो ये हमारे पास प्लस का 3 बच जाएगा और ये 0 रहेगा। इसको भाग करेंगे किससे, माइनस से, माइनस, तो यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। अब तीसरी रो से क्या करेंगे, तो 0 रहेगा, यहाँ से 7 से भाग करेंगे 7 से भाग करेंगे तो 1/7, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ये 0 आएगा और यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा।
ठीक है। अभी भी एलिमेंट बचा है, इसको भी अभी हमें जीरो करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लगा देंगे। यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R3 टेंस, R3 के लिए क्या करेंगे हम, R3 माइनस का R2 कर देंगे, ठीक है। ये ऑपरेशन लगा देंगे, तभी ये वाला एलिमेंट हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नई फॉर्म में जो क्वेश्चन मिली है उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो पहला जो रोज है हमारा वो वैसे रहेगा 2 3 माइनस का 1 दूसरा हमारे पास क्या रहेगा 0 3 0 और माइनस का 1। दूसरे में भी कोई चेंज नहीं है, दूसरा भी हमारा क्या है वो चेंज है, ठीक है। अब तीसरे की बात करेंगे, तीसरे को क्या करेंगे R3 माइनस R2, तो ये तो जीरो रहेगा, दिस एलिमेंट जीरो, बट ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तीसरा जीरो है। अब इसको घटाएंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा जीरो। तो ये क्वेश्चन हमारी सॉल्व होगी, अब ऑपरेशन नहीं लग सकता हमारा, ठीक है। तो हम यहां से क्या देख रहे हैं, सिंस रैंक ऑफ ए कितनी है हमारे पास, जितनी भी नॉन जीरो रोज होती हैं वो उस मैट्रिक्स की रैंक कहलाती हैं। यानी कि यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितनी है हमारे पास, 2 हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो रैंक आएगी वो हमारी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। उसको लिख लेंगे, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। रैंक के लिए आप अच्छे से पढ़ लेना, इसका कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर एक डाला है उसमें बताया है, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ अननोन्स हमारे कितने हैं 4, तो यानी कि क्या आ जाएगा लेस देन 4। हमारे पास W X Y और Z 4 अननोन्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रैंक है हमारी वो नंबर ऑफ अननोन्स जो है उनसे कम है, और जो कम है तो हमने बताया था क्या है, अगर नंबर ऑफ अननोन्स और रैंक अगर इक्वल आ रही है होमोजेनियस इक्वेशन में तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या ट्राइवियल सॉल्यूशन है। बट रैंक जो है हमारी, जो रैंक है हमारी वो नंबर ऑफ अननोन से अगर कम आ रही है, नंबर ऑफ अननोन से अगर कम आ रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ गए। तो यहां से हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इसलिए the equation have infinite solution, infinite solution and consistent होंगी ही होंगी हमारे पास, consistent, कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी ही होगी, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कंडीशन पढ़ गए हम, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे हमारे पास। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे तो वो सॉल्यूशंस होंगे कौन, तो यानी कि हमको जो वेरिएबल दे रखे हैं 4, इनका मान निकालना। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और है, अभी क्या नाम पिछले डिस्कस करा है, क्या है कि हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए अननोन्स को चूज करने की वो n-r इक्वल टू जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वही नंबर आप कांस्टेंट लेते हैं। तो क्या है, n कितना है हमारे पास 4 है, आर्डर की बात करते हैं, जो अननोन्स हैं वो हमारे पास कितने हैं 4 है, और रैंक कितनी 2 है, तो कितना बचा हमारे पास 2। तो यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट लेंगे, जो चूज करेंगे उसको हम 2 कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि हमारे पास इनका जो डिफरेंस आ रहा है n-r का वो 2 आ रहा है, ठीक है, वो 2 आ रहा है। तो कितने कांस्टेंट लेंगे हम 2, ठीक है। तो देखिए इस चीज को बिल्कुल अच्छे से सीखिए, काफी इजी है,
कठिन नहीं है, कुछ भी सरल है। तो अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको इक्वेशंस मिलेंगी यहां से मिल जाएंगे। क्या करेंगे, इसको डब्ल्यू एक्स और वाई जेड रिप्लेस कर देंगे और किसके बराबर, 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी वो हमारे पास क्या मिलेगी, वो मिलेगी 2w और प्लस का 3x, क्योंकि पहली रो तो कोई चेंज ही नहीं हुई, वही रही, माइनस का y माइनस का z इक्वल टू 0 मिल जाएगी। दूसरी हमारे पास मिल जाएगी 3x और माइनस का लास्ट में क्या है z इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे चूज कर लेंगे, चूज या टेकिंग y इक्वल टू मान लेते हैं k1 कांस्टेंट और z इक्वल टू मान लेते हैं k2। ठीक है, बताया हमने अभी 2 कांस्टेंट लेने पड़ेंगे हमारे लिए। z इक्वल टू k2। जब y और z हमको मिल गया है तो हमको w और x भी निकालना है, क्योंकि 4 वेरिएबल हैं, चारों को मान चाहिए। तो देखिए यहां से निकालेंगे, यहां से x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए x का मान क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू z, और z की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। तो यहां से x बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, z की वैल्यू कितनी है k2 और y 3। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, k2y3। अब हमको x y और z की मिल गई है। जब x और y और z की मिल गई है तो इसको हम यहां से w का मान भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए w का मान क्या निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी है, k2y3। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देंगे। तो देखिए हमें w की वैल्यू निकालनी, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, 2w प्लस 3। अब x की वैल्यू रखेंगे तो खाली k2 मिलेगा हमारे लिए, 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का y कितना माना हमने, k1 माना है, माइनस का k1, और z कितना माना है, माइनस का k2 इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पे k2 खत्म, ये खत्म हो जाएंगे हमारे पास। तो 2w माइनस का k1 इक्वल टू 0, या यहाँ से हमको w बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से w बराबर मिल जाएगा k1 बटा 2 या k1/2। तो ये सभी हमको चारों मान मिल गए। ये चारों मान हमारे क्या कहलाएंगे, इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ये हमारे पास x मिल गया था और ये हमारे पास w था प्लस w। ठीक है, तो ये हमारे सभी क्या कहलाएंगे, इसके मान कहलाएंगे। ये x का मान कहलाएगा हमारे पास, और ये y का मान, ये z का, और ये w का, ये चारों मान मिल गए, यही इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया था तो देखो कितने मान आ रहे हैं, सबके अलग अलग मान आ रहे हैं। k1 की जगह आप जो भी वैल्यू रखेंगे आप वो इसके मान आएंगे। y के भी इनफाइनाइट मिलेंगे, z के भी मिलेंगे, x के भी मिलेंगे और w के मिलेंगे। क्योंकि k1 हमारा क्या कांस्टेंट, इसकी जगह कुछ भी रखते हैं, जो भी रखते जाएंगे वही मान मिलता जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास थी क्या थी, होमोजीनियस क्वेश्चन थी। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास, होमोजीनियस क्वेश्चन थी। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कैसे करना है इस क्वेश्चन के लिए। नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये देखते हैं।
दिख रहा होगा शायद आप लोगों को क्वेश्चन 2। देखिए इसमें भी पूछा है, लेकिन दिखाइए सॉल्व दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। देखिए इनकंसिस्टेंट है तो नाम से क्लियर है कि अगर इनकंसिस्टेंट लिख के आ गया तो वह इक्वेशंस हमारी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएंगी, क्योंकि होमोजेनियस जो इक्वेशंस होंगी वो हमारी क्या होंगी, ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्लियर। और देखिए इसके कोएफिशिएंट में भी हमारे 0 नहीं दे रखा है, 1 दे रखा है, 4 दे रखा है और 3 दे रखा है। ठीक है, तो ये कैसी इक्वेशंस है हमारे पास, नॉन होमोजेनियस। तो यहां से कन्वर्ट कर लेंगे तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ax इक्वल टू बी की फॉर्म, जहां बी हमारा क्या है, 0 नहीं है। बी 0 नहीं है तो इसकी हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है और फिर हमको ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। तो यहां पे हम लिख ले रहे हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास देखो क्या बन जाएगी, यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी। कोएफिशिएंट लेना है इसका, ये 1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा और ए हमारे पास भी 1 आएगा। अगला क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, x2 है ही नहीं इसमें, तो x2 हमारा जो आएगा वो 0 आ जाएगा। a2 आया है पहले से माइनस का 2। ठीक है, अब दूसरी में बात करें 3x1 में 3 आ गया, x2 हमारे पास 0 है और x3 पर हमारे पास माइनस का 2 है और x4 हमारे पास 1 है। अगले में x1 हमारा 5 है और x2 हमारा माइनस का 4 है, x3 हमारे इसमें है नहीं, ये 0 है और x4 हमारा 1 है। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई। अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई है तो हमको अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी चाहिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमारे पास कोएफिशिएंट यानी कि बी का मान क्या है, 1, 4 और 3। इन दोनों को आपस में सैंडविच मतलब दोनों को आपस में मिला देंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगी हमारी वो हमारी पास क्या कहलाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, यहां से ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हम इसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस का 2 1 1 3 0 माइनस का 2 1 5 माइनस का 4 0 1। अब हमको बी के भी कोएफिशिएंट आने, बी के कोएफिशिएंट क्या, जब इसको हम इक्वल उस साइड में भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1 माइनस का 4 और माइनस का 3। ये मैट्रिक्स मिल जाएगी हमारे लिए। अब हम क्या करें, इसको ऑपरेशन लगा के सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या कंडीशन है इसकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिप्लेसिंग क्या कर देंगे, हमको इन दोनों को 0 कराना है इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए रिप्लेसिंग करेंगे, R2 को कर ले रहे हैं तो R2 टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 इसको 0 करने के लिए यानी कि 3 से गुणा करनी पड़ेगी, फिर घटाना पड़ेगा, माइनस का 3R1 और R3 की बात करेंगे तो R3 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको भी हम R3 माइनस का 5R1 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए मैट्रिक्स क्या मिलेगी, R2 में देखिए तो पहली तो हमारे पास वैसी रहेगी 1 माइनस का 2 1 1 माइनस का 1। अब दूसरी रोज को हमको चेंज करना है क्योंकि इसी में ऑपरेशन लगाया दूसरी तीसरी में, तो देखो दूसरी में क्या करना है, R2 माइनस 3R1, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा R2 के लिए, मतलब R2 में से R1 के लिए गुणा करके घटाना है तो माइनस का 3R1 करना है। तो इसको सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास, फिर 0 इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है,
अगले की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 2 है और 3 से गुणा करेंगे, माइनस का 3 मतलब 3 से गुणा कर लेंगे इसके लिए, फिर इसमें घटाएंगे। देखिए माइनस का 2 है ये हमारे पास, माइनस का 2 है और आर बनने के लिए 3 से गुणा करके घटा देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। सिंपल सा माइनस का 5 हो जाएगा। इसी में प्रकार अगले में करेंगे, अगले में क्या करेंगे, 1 हो जाएगा हमारे पास, 1 है, 1 में से कितना घटाना है, माइनस का 3 घटाना है, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ बात करेंगे, यहाँ क्या है हमारे पास, माइनस का 4 है और 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 3 घटाएंगे प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इसी प्रकार इसमें 3 में बात करेंगे, 3 में बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये 0 हो जाएगी। अब R3 की बात करेंगे अगली में, अब -4 है, -4 है। ठीक है, तो -4 है, इसमें से क्या करना, R3 - 5 R1, तो माइनस का 4 है, इसको हम किससे गुणा करेंगे, 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और घटाने करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्लस को हो जाएंगे माइनस करेंगे, प्लस का 6 हो गया। यहाँ बात करेंगे हम अगले कॉन्सेप्ट पे, तो इसको R3 को क्या करेंगे हम 0 माइनस करेंगे तो माइनस का ये 5 हो जाएगा हमारे पास। अगले की बात करेंगे तो R3 1 है, माइनस का 5 हो जाएगा जी हमारे पास। घटाएंगे तो 1 - 5 यानी कि माइनस का 4। यहां बात करेंगे माइनस का 3 और माइनस का 5 R1, तो माइनस का 5 घटाएंगे तो प्लस का 5, ठीक है, और माइनस का 3, 5 माइनस का 3, तो -3 और प्लस का 5 यानी कि प्लस का 2 बन जाएगा हमारे पास। ये बन गया। कहीं पे गलती हो रही है क्या? ये सेकेंड की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, R3 - 5 R1, ये 5 बन गया। अच्छा 2 की बात करते हैं, ये 2 आएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 3 बनेगा, 1 माइनस का 3 बनेगा। तो यहाँ पे कहीं पे नंबर डिजिट गलत हुआ क्या? तो देखिए 3 माइनस R2 को एक बार चेक करते हैं, R2 की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है। R2 की ये तो 5 बन गई है, फिर इसकी बात करते हैं, ये R2, तो R2 1 है हमारे पास, माइनस का 3 R1, 3 से गुणा करेंगे और ये 1 का है हमारे पास, तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 यानी कि -2 है, तो सही है हमारे पास। एक बार इसको चेक करते हैं R1 के लिए, R1 के लिए चेक करते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, R3 तो 1 हो गया हमारे पास, माइनस का 5 R1, तो माइनस का 5 R1 करेंगे तो माइनस का 4 आ रहा है हमारे पास, माइनस का 4 आ रहा है। कहीं पे मिसप्रिंट है क्या? माइनस का 4x2 प्लस x4, माइनस का 2x3 प्लस x4, कोफिशिएंट तो हमने सबके सही लिखे हैं। x4 के कितने कोफिशिएंट हैं? 1 1 1, x4 के सभी कोफिशिएंट 1 है, सभी 1 है, तो हमारे पास ये 0 मैट्रिक्स 4 में हो गई। चलिए कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये बन के आ गई हमारे पास, क्योंकि जब कैलकुलेशन सही है तो सही है। R3 - 5 R1 बन गया हमारे पास, तो R3 यानी कि R3 यही है हमारे पास, इसमें 5 माइनस के 5 घटाएंगे तो -4 बन जाएगा। ठीक है,
तो चलिए इसको आगे लिखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न लगाएंगे फिर से हम, ठीक है। तो इसको हम करेंगे R3 टिल्स R3 माइनस का R2, तब हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो इस प्रकार मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, पहली तो वही रहेगी 1 माइनस का 2 1 1 माइनस का 1 और 0 6 माइनस का 5 माइनस का 2 और माइनस का 1। अगली स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 मिल जाएगी, ये भी 0 मिलेगी और ये भी 0 मिलेगा, ठीक है, R3। बट यहाँ क्या मिल जाएगा हमारे पास, घटाने पर माइनस, यानी कि R में से माइनस का 4 प्लस का घटाएंगे तो ये प्लस का 2 मिल जाएगा। और यहाँ क्या मिलेगा हमारे पास, 2 माइनस 1 यानी कि 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया हमारे पास। अब फिर से ऑपरेशन इसमें लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस का 2 प्लस का 2, ये हमारे पास बच रहा है अभी। ये कहीं पे मिस्टेक, क्या टाइपिंग में मिस्टेक तो नहीं हुई है। माइनस का 2 बचा है, ये प्लस का 2 बचा है, ये माइनस का 5 बचा है, तो सही क्लियर है। अब हमको ये एलिमेंट अभी और 0 बनाना है, तो उसको हम R3 माइनस R2 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, R3 माइनस 6 यानी कि माइनस 6 बन जाएगा। ये कहीं पे गलती हो रही है इसमें क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं कहाँ पे, फिर से एक बार रीचेक करते हैं कहाँ पे गलती हो रही है, कौन सा कोएफिशिएंट गलत लिख गया है। 5 माइनस का 4 और x3 हमारा 0 है और ये 1 है, x3 माइनस का 2 है, ठीक है। ये बन के आ रहा है हमारे पास। माइनस का, एक बार रीचेक करिए इसके लिए, ठीक है, एक बार इसको रीचेक करिए, कहीं पे शायद मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। कहीं पे इसमें मिसप्रिंट लग रही है क्वेश्चन में, एक बार रीचेक कर रहे हैं। वन माइनस 2 0, 1 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 इसमें क्वेश्चन में कहीं फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन को रीचेक करना पड़ेगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये बन ही नहीं रहा है। -1, क्योंकि हमारे पास जो x1 का कोफिशिएंट है वो भी बना रहा है, x2 का -2 आ रहा है, x3 का भी बना रहा है, x4 का भी हमारे पास बना रहा है, ये भी तो सही है। फिर x1 का दूसरी रोज में 3 आ रहा है और x3 का -2, x2 हमारे पास 0 है और x4 का भी बना रहा है, हर जगह फॉल बना रहा है, तभी हमारे पास क्वेश्चन। अच्छा, R2 को एक बार फिर से रीचेक कर रहे हैं हम। ये ऑपरेशन लगाने के बाद R2 के चेक करेंगे तो R2 कितना है, -2 है, ठीक है।
तो माइनस का ये R1 है और इसको 3 से गुणा करेंगे हम। कोफिशिएंट भी हमको कहीं नहीं दिख रहा कि यहाँ पे 3x बनी है। तो इतना ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। जब आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आ रहा है इतना ही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, रैंक ऑफ ए, सिंस रैंक ऑफ ए। अब देखिए रैंक ऑफ ए कितनी है, ए की भी रैंक हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और जो हमारी ये भी है उसकी भी हमारी 3 आ रही है, तो बराबर है यहाँ पे रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ठीक है। ये आपस में हमारे बराबर आ रहे हैं, आपस में बराबर आ रहे हैं, और रैंक कितनी आ रही है हमारे पास 3। हमने ये चीज बताई थी नॉन होमोजीनियस के लिए कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी अगर दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, और वो किसके इक्वल आ रहे हैं, नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 है, तो ये क्या है, ये जो लेस देन 4 आ रहा है, कंडीशन क्या आ रही है, लेस देन 4। मतलब रैंक ए और रैंक ए बी दोनों आपस में तो बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। जब दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है, बट नंबर ऑफ अननोन्स हमारे जो हैं वो ज्यादा है और रैंक है हमारी कम। जब अननोन्स ज्यादा होते हैं, रैंक का मान कम होता है, तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइटी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइटी सॉल्यूशन होते हैं। तो देखिए हमको सिर्फ ये दिखाना था कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो रैंक दोनों की बराबर आ रही है तो कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। तो हमको इतना ही देखना है। Then the given equations are consistent, ठीक है, consistent and have infinite solution, ठीक है। कंसिस्टेंट है, उसने पूछा दिखाइए कि ये इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट तो ही नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंट है, हमने कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है। तो इक्वेशंस हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनकंसिस्टेंट कंडीशन क्या होती है और कंसिस्टेंट क्या होती है। इनकंसिस्टेंट कंडीशन के लिए क्या था, चलिए इन शॉर्ट में बता देते हैं। इनकंसिस्टेंट के लिए जो कंडीशन होगी वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अगर ए कंडीशन है तभी हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर जो लीनियर इक्वेशंस है हमारी वो इनकंसिस्टेंट होंगी, अदरवाइज कंसिस्टेंट। तो जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। हालांकि हमसे सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा, अगर हम चाहें तो इसका हम सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस का, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कितना रैंक हमारे पास कितनी है, 3 है, और कांस्टेंट तो n माइनस आर जब लगाएंगे यहाँ तो 4 माइनस 3 यानी एक कांस्टेंट हमको लेना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। मान लेंगे k1 है, ठीक है, एक कांस्टेंट हमको लेना पड़ेगा, तो हम चारों के मान निकाल लेंगे, x1 x2 x3 x4। बट हमसे सिर्फ पूछा गया कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हम बता देंगे ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। जो गिवन क्वेश्चन है हमारी वो कंसिस्टेंट है। तो आई थिंक आप लोगों के लिए आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए इसके लिए, ठीक है। और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में इसका
मेन रोल है। और जो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस के, या यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन दे रखी होगी आप लोगों को, डायरेक्ट पूछेगा बताइए सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है या इनफाइनाइट है, ट्राइवियल है या नॉन ट्राइवियल है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अब कि कैसे निकालना हम सॉल्यूशन के लिए, ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल के लिए। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आप अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहिए और कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है, यहीं समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।